हेलो गाइस। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि डोंग और जेन दोनों ही एक ही टाइम पर अपना मिशन कंप्लीट करके चेयरमैन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। डोंग जल्दी जल्दी उनको स्टोन ला कर दिखाता है और बताता है कि मैं इससे कितना जल्दी जल्दी आगे पहुंच गया था और बेस्ट स्टोन लेकर आपके सामने खड़ा हूँ। जबकि जेन कहता है मैंने सारे पैसे भी खर्च दिए और मैं कोई स्टोन भी नहीं लेकर आया। डोंग को लगा था कि वो जीत चुका है, लेकिन जेन यहाँ पर कहता है कि मैं स्टोन इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि वो नकली था। और फिर हमें पता चलता है कि बॉस ने जान के उन लोगों के ऊपर टाइम का प्रेशर डाला था ताकि वो देख सके कि कम टाइम में कौन ऑथेंटिसिटी को भी चेक करता है। वो जेन को विनर करार दे देते हैं और उसके बाद हमें एक और बात पता चलती है कि ये सारा सीन क्रिएट करने के पीछे एक्चुअली मिस ली थी। वो जूल्स इंडस्ट्री की दुनिया में सबसे पावरफुल मानी जाती थी और उसी ने ही ये गेम रचाया था। वो एक्चुअली जेन और डोंग के बीच में क्लैश कराना चाहती थी। उसकी सोच कुछ ऐसी थी कि कंपटीशन के बीच में इन लोगों की असली एबिलिटीज निकलकर सामने आएंगी। जबकि शाया को दिखाते हैं वो काफी जेलस हो रही थी कि किस तरह से जेन ने अपनी जान पर खेलकर माइनफील्ड शिंग को बचाया था। वो इस बात पर अपसेट थी, जबकि उसके साथ बैठा किन इस बात पर अपसेट नजर आ रहा था कि शाया जेन के बारे में इतना क्यों सोचती है। वो तो खुद शाया को लाइक करता था। फिर घर पहुंचकर शाया शिंग को एक स्टोन देती है, कहती है ये तुम्हारा स्टार स्टोन है, ये लो और वापस चली जाओ। लेकिन वो देखते ही पहचान जाती है, कहती है ये नकली चीज है। तो शाया उसे कहती है कि पहले दिन से ही जेन तुमसे झूठ बोलता आया है, उसे पैसे के अलावा किसी चीज की कोई भी परवाह नहीं है। ये सब बातें सुनकर एकदम से शिंग का दिल टूट जाता है। वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है। जबकि दूसरी साइड पर डोंग की तरफ बहुत ही खराब हालात चल रहे थे। ये सारी खबर हर तरफ फैल चुकी थी और उनकी इंडस्ट्री के लोग डोंग से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे थे और इस बात से वो काफी गुस्से में भी आ जाता है। जेन बार बार जाकर शिंग को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसने तो दरवाजा लॉक कर रखा था। अंदर बैठे शिंग को जी की कॉल आती है और वो रोकर उसे कहती है कि मैंने धोखा खाया है, जेन मेरे थ्रू पैसे कमा रहा है। जबकि उसी टाइम पर जेन शिंग वाला काम कर रहा था। सीढ़ियां चढ़ के उछल कूद के वो खिड़की के रास्ते से उसके कमरे में आ जाता है। आते ही कुछ भी नहीं बोलता, बस उसे हग कर लेता है और फिर कहता है आई एम सॉरी, काश टाइम पीछे पलट जाता और मैं तुम्हारा स्टार स्टोन तुम्हें वापस कर सकता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे कुछ तो बताओ, मैं किसी तरह से तुम्हें कॉम्पनसेट करना चाहता हूँ, लेकिन पैसा तो तुम्हें चाहिए ही नहीं। अगर मेरी जान लेना चाहती हो तो बेशक ले लो। शिंग युए कहती है ओके और उसे एक धक्का देती है। इससे कमरे की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। यहाँ पर जेन की एकदम से तबीयत खराब होने लगती है। एक्चुअली उसे अंधेरे से फोबिया था। उसके बचपन में एक हादसा हुआ था। उसकी मॉम की डेथ भी इसी तरह से अंधेरे में हुई थी और तब से वो अंधेरे से बहुत डरता था। उसी टाइम पर जी को शिंग की फिक्र हो रही थी। वो दौड़ता हुआ उनके घर के बाहर आता है। दरवाजा खुला होता है तो अंदर चला जाता है। ढूंढता ढूंढता ऊपर कमरे में भी पहुंच जाता है। जेन जब जी को वहां आए देखता है कि शिंग ने इसे बुलाया है तो वो एकदम से फिर से अपसेट हो जाता है और कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, ये प्यार, फ्रेंडशिप, ट्रस्ट, मैं इस पे भरोसा नहीं रखता। हाँ, अगर मैं भी इसी की तरह से अमीर होता, पैसे में खेलता, तो मुझे कभी भी पैसे की परवाह ना हुआ करती। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जेन का पास्ट और उसका बचपन बहुत मुश्किल टाइम में गुजरा था। उसके डैड भी एक जूल हंटर हुआ करते थे और उसकी मॉम बहुत बीमार थी। वो लोग गरीब हुआ करते थे और उनके इलाज के पैसे ना होने की वजह से इन दी एंड उनकी डेथ हो गई थी। थोड़ी देर बाद जेन को एक न्यूज मिलती है। वही अंकल वैन जिस पर उन लोगों ने नजर रखी हुई थी, उनके बारे में पता चलता है कि वो एक जगह ड्रंक बैठे हैं। तो ये बहुत गोल्डन चांस था। जेन वहां जाता और उनसे कुछ बातें निकलवाने की कोशिश करता। जेन ऐसा ही करता है। अचानक से वहां पहुंचने का ड्रामा करता है और फिर अंकल से बैठकर थोड़ी देर बातें करने लगता है। अंकल वैन की कोई भी फैमिली नहीं थी। जेन उनका एतमाद जीतने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपने राज उस तक पहुंचा दे। वो ड्रंक होकर उसे कहते हैं कि मैंने तुम पर बहुत ट्रस्ट किया है और जिस पर ट्रस्ट करो वही इंसान को धोखा भी देता है। यहाँ पर जेन प्यार प्यार से अंकल से बातें निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ इतना ही जान पाता है कि वो पास्ट में एक ज्वेलरी फैक्ट्री में काम किया करते थे और उसके बाद वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद जेन उनको पिगी बैक करके उनके ओल्ड होम तक लेकर जाता है।
रास्ते में उसे सारा वो टाइम याद आता रहता है कि जब उसकी मॉम की डेथ के बाद उसके डैड भी इसी तरह से जगह जगह ड्रंक होकर पड़े होते थे। वो छोटा होता था, उनको उठा भी नहीं पाता था। उसके बाद अगले दिन ज़ेन मिस ली से मिलने के लिए जाता है। मिस ली वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड की बात करती हैं, कहती हैं लास्ट टाइम लड़की देखी थी काफ़ी क्यूट थी, लेकिन उनको खुश करने के लिए ज़ेन बहुत मक्खन लगाता है। कहता है मुझे क्यूट वंस नहीं, मुझे तो आपके जैसी गॉर्जियस गर्ल्स पसंद है। और उसके बाद उनकी बातों के थ्रू हमें ये भी पता चलता है कि अंकल वैन के पास कुछ राज उगलवाने के लिए मिस ली ने ही उनको भेजा है। एक्चुअली कोई ऐसी बात थी, ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी कि जिससे पता चलता है कि अंकल वैन को बहुत ही कीमती जेमस्टोन्स की एक कान का पता था, लेकिन वो कहाँ है ये राज सिर्फ वो ही जानते हैं। उनके बाकी के साथी मारे गए थे। अब ये लोग किसी तरह से उनकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं और उनका ट्रस्ट जीत के या फिर चोरी छुपे उनसे ये राज पता कराना चाहते हैं। इनकी इंडस्ट्री में मिस ली सबसे पहुंची हुई लगती हैं। उसके बाद हमें शिंग को दिखाते हैं। वो अब जी के साथ उसके घर पर चली गई थी। ज़ेन से तो वो नाराज हो चुकी थी। वो काफी सैड बैठी होती है और कहती है कि मेरा केक खाने को मन कर रहा है। तो जी उसे अपने साथ एक कैफे पर ले जाता है। बहुत सारे केक्स खाने के बाद भी उसका मूड ठीक नहीं होता। वो कहती है कि मैं ज़ेन की बातों के बारे में सोच रही हूँ। वो कह रहा था कि मेरे पास पहले पैसे नहीं हुआ करते थे, मैं अब बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ। आपकी दुनिया में ये सब कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर जी उसे ऑफर देता है। कहता है तुम मेरे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में आ जाओ, इसमें भी बहुत पैसा कमाएंगे हम दोनों मिलकर। और ज़ेन बेचारा उसे अपने घर पर बैठे खाना खाते हुए शिंग की काफ़ी यादें आती हैं। हर जगह वही बैठी हुई नजर आती है। अगले दिन शाया और किन जब ज़ेन के पास आते हैं तो ज़ेन कहता है कोई बात नहीं, अच्छा हुआ वो जी की तरफ चली गई। जी जैसा भी है लेकिन कोई बुरा इंसान नहीं है। मुझे यकीन है कि वो शिंग की हिफाजत करेगा। और वैसे भी आजकल मैं एक मिशन के बारे में सोच रहा हूँ। अंकल वैन से वो बात करने वाला था, बहाने बहाने से उन्हें कन्विंस कर रहा था कि वो उसके साथ आकर रहें। इस तरह से वो उनके कमरे की अच्छे से तलाशी ले सकेगा और वो बॉक्स भी ओपन करने की कोशिश करेगा जिस पर उसे शक था कि उसमें नक्शा हो सकता है। उधर जी और शिंग इकट्ठे अपनी एस्ट्रोलॉजी की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं। उसी के बीच में एक गमला जी के ऊपर गिरने लगता है, लेकिन उसे एक ही हाथ से शिंग पकड़ के रोक लेती है। और ये वीडियो ऑफ कोर्स वायरल होने वाली थी। उस वीडियो पर एक ही दिन में 6 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। और इसी खुशी में जी जाता है और एक बैंक कार्ड शिंग को देता है। कहता है ये तुम्हारे पैसे हैं, इसको तुम जब चाहे यूज कर सकती हो। एक मशीन में डालो, उसमें से पैसे निकलेंगे। शिंग ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है, जबकि ज़ेन वो तो आधे घंटे से बैठा वही सीन देखे जा रहा था जो शिंग का वायरल हो गया था। वो जी को कॉल करता है। पहले तो उस पर बहुत सारा गुस्सा निकालता है और फिर उसी के घर के बाहर आकर खड़ा ही होता है। उसका अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बाहर घूमती शिंग उसे देख लेती है। भागती हुई उसकी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। कहती है अब मैं गुस्से में नहीं हूँ, आखिर को तुम मेरे मैन तो हो ना। तुमसे नाराज हुई थी, तुम्हें मारने को भी मन करता है, लेकिन मैं बहुत खुश हुई कि तुम मेरे पीछे यहाँ पर आए हो। उसके बाद ज़ेन जी के साथ साइड पर जाकर अकेले में बात करता है। कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाने वाला हूँ। एक्चुअली एक काम है और इस अरसे में मैं तुम पर भरोसा करके शिंग को तुम्हारे पास रख रहा हूँ, तुम इसका ख्याल रखोगे। ये तो इस बात से काफी खुश हो जाता है और वादा करता है कि वो शिंग का ख्याल रखेगा। अब शिंग जी के साथ रह रही थी तो एक दिन उसके घर पर उसकी मॉम आती हैं और उनको ऐसे लगता है कि जैसे शिंग उनके बेटे की गर्लफ्रेंड है और ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में हैं। और ज़ेन उसके पास वो स्टार स्टोन आ जाता है। उसकी कटिंग हो चुकी थी, उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था। उस स्टार स्टोन के साथ साथ उसने शिंग के कबीले की मट्टी का भी टेस्ट कराने को कहा था, लेकिन उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं था। वहाँ पर जेमस्टोन की कानें होने का कोई इम्कान नहीं लग रहा था। ज़ेन कहता है कि मैं अभी इस स्टोन को शिंग को वापस भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहेगी कि ये कट चुका है, वो नहीं लेगी और मैं अभी बेचना भी नहीं चाहता। थोड़े दिन मैं खामोशी से इंतजार करूंगा। जबकि शिंग वो तो अब सेलिब्रिटी बन चुकी थी। वो एक मॉल में जब शॉपिंग करने के लिए जाती है तो वहाँ पर लोग उसे घेर लेते हैं और वो वहाँ पर एक फोन गिरता हुआ एक हाथ से भी पकड़ लेती है। उसकी इन एबिलिटीज की वजह से वो और भी फेमस होने जा रही थी। वो कहीं पर भी जाती लेकिन टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी, ना खा पी सकती थी। ज़ेन जब ये सारा कुछ सोशल मीडिया पर देख तो सोचता है कि ये जी तो क्रेजी होता जा रहा है
और इतने में बेल होती है और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जी और शिंग आकर बैठे हुए हैं। शिंग ने बहुत सारा गोल्ड पहना होता है और इतने गर्व से बैठी होती है जैसे कहीं की क्वीन हो। ऑफ कोर्स उसने इतना सारा पैसा कमाया था, दिखाना भी तो था ना। लेकिन जी अब परेशान था, कहता था कि ये फेमस होती जा रही है, हालात मेरे हाथ से निकल जाएंगे और किसी दिन लोगों को पता चल जाएगा कि ये कहाँ से आई है। प्लीज आप लोग मेरी हेल्प करो। तो यहाँ पर वो सारे लोग मिलकर फैसला करते हैं कि दुनिया के सामने ऐसे दिखाएंगे कि जैसे शिंग भी एक ऑर्डिनरी गर्ल है, इसमें कुछ खास नहीं। ये भी मेकअप करती है, घूमने फिरने जाती है, मूवीज देखती है और साथ में ब्लॉग्स भी लिखेंगे कि जैसे ये सारा एक पब्लिसिटी स्टंट था। और उसके बाद लोगों का इसमें से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और ये फेमस होने की बजाय गुमनाम होती जाएगी। शिंग के ना होते हुए जेन ने शिंग का कमरा ट्रांसफॉर्म कर दिया था और उसे नेचर का थीम दिया था। ये देखकर शिंग बहुत खुश होती है, लेकिन शाया कह देती है कि ये सब जेंग ने तुम्हारे लिए नहीं किया, बल्कि उसे खुद को नेचर पसंद है इसलिए किया है। जेन जी को कहता है कि तुम शिंग के साथ घूमने फिरने बाहर जाया करो और शिंग को शाया मेकअप करती है और उसके बाद जब वो आती है तो जेन और जी दोनों देखते रह जाते हैं। उसके बाद जी शिंग को लेकर एक आर्ट गैलरी में जाता है और उसे सिखाता है कि लोगों के सामने तुमने कैसे बोलना है कि जिससे तुम नॉर्मल दिखोगी। एक्चुअली जेन और शाया का ये भी प्लान था कि इसी बहाने एक्टिंग कराते कराते उसे हम झूठ बोलना सिखाएं, क्योंकि वो तो कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। यहाँ पर जी शिंग को सिखा रहा होता है कि लोगों के सामने कैसे एक्टिंग करनी है, कैसे सारी लाना है, कैसे बोलना है। यहाँ पर जी को एक कॉल आती है तो शिंग खड़ी होकर एक आर्टिस्ट से बातें करने लग जाती है जो उसके बाजू में खड़ा था। वो उससे दोस्ती करना ही चाहता था कि बीच में जी आ जाता है और पकड़कर शिंग को ले जाता है। और दूसरी तरफ डोंग को दिखाते हैं कि उसे भी अंकल वैन वाली इन्फॉर्मेशन किसी तरह से लीक होकर पहुंच गई है और वो फैसला करता है कि वो भी किसी तरह से अंकल वैन से वो इन्फॉर्मेशन पता कराने की कोशिश करेगा कि ज्वेलरी की कान कहाँ पर है। जेन एक दिन बहाने से अंकल के पास जाता है और उनको कहता है कि ये देखें, ये मेरी कंपनी है। उसने कवर कंपनी खोली हुई थी और साथ में अपना घर। कहता है कि अगर आप मुझे खुद का बेटा मानते हैं तो मेरे साथ शिफ्ट हो जाए ना। लेकिन अंकल वैन नहीं मानते, कहते हैं कि मैं फिर कभी सोच कर बताऊंगा। अब वो आसानी से माने तो थे नहीं, तो जेन को घी टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ना था। वो लोग प्लान करते हैं कि किसी दिन अंकल जब अकेले बाहर जाएंगे तो ये लोग उनको डराएंगे, धमकाएंगे, किडनैप करने की कोशिश करेंगे और उनको लगेगा कि ये मेरे राज की वजह से है, तो वो फौरन से जेन के पास ही आएंगे, उसके पास ठहरने के लिए। और यहीं पर ही पार्ट नंबर 5 खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।